क्या हमारे भारत देश में प्राचीन काल से ही इतने सारे विभिन्नता पाई जाती है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो देश भारत है वो विविधताओं में एकता वाला देश है। आखिरकार दोस्तों, ये विविधता एकाएक ही बदलाव आया अब हमारे देशों में, या फिर धीरे धीरे करके ये बदलाव आया। चाहे वो भाषा के क्षेत्र में हो, या फिर रहन सहन हो, या यहाँ के लोगों का पहनावा ओढ़ावा हो, या फिर खान पान हो, या फिर आर्थिक या राजनीतिक तौर पे हो, किसी भी प्रकार से हो, भारत जो है पूर्ण रूप से क्या है, विविधता वाला देश है। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो गया, या एकाएक हुआ, या इसको धीरे धीरे करके हुआ? इन सब बातों की जानकारी हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं कि इन सभी बातों का जानकारी कैसे हम इकट्ठा करेंगे, अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू और आप लोग को स्वागत करती हूं अपने SND स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूं क्लास 6 का अतीत से वर्तमान यानी कि हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है, क्या कब कहाँ और कैसे। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। और ये पूरा का पूरा रिलेटेड जो वीडियो है आपको यही संदर्भित करता है कि हमारा जो भारत है वहाँ के लोगों का रहन सहन किस प्रकार से बदला, और यहाँ के लोगों का खान पान कपड़ा इस प्रकार से किस प्रकार से यहाँ के लोगों को चेंज हुआ। ठीक है, तो इन सब बातों का जानकारी हमें कहाँ से मिलेंगी, यानी कि अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। ठीक है, तो अतीत के बारे में जानने के लिए हमें 3 बातें होनी ज़रूरी है। 3 बातें ये हैं कि यहाँ के लोग, मतलब अतीत में लोग क्या खाते थे, अतीत में लोग क्या खाते थे, पहले इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए कि अतीत में लोग क्या खाते थे। ठीक है, उसके बाद अतीत में लोग यानी कि प्राचीन काल में लोग कैसे कपड़े पहनते थे। ठीक है, दूसरा ये चीज़ आपको जानना होगा कि कैसे कपड़े पहनते थे। पहला ये हो गया कि क्या खाते थे, दूसरा कैसे कपड़े पहनते थे, तीसरा कि किस तरह के घरों में रहा करते थे। जैसा कि आज हम लोग क्या खाते हैं, है ना, तो आज हम लोग गेहूँ चावल यानी कि आटा चावल बहुत सारे की चीज़ें खाते हैं। ठीक है, कपड़े पहनते, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, तरह तरह के घरों में, बिल्डिंग्स में, झोपड़ी में, या फिर जिस प्रकार से आर्थिक की स्थिति है लोगों की उस प्रकार के घरों में रहते हैं। लेकिन क्या प्राचीन काल में भी लोग इसी प्रकार से रहते थे? तो चलिए एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं क्या खाते थे। तो प्राचीन काल के जो लोग होते थे वो क्या करते थे, आखेटक करते थे, मतलब कि शिकारी करते थे, शिकार करके लोग अपना पालन पोषण करते थे। ठीक है, उसके बाद पशुपालक, कृषक, कृषि शासकों, माने इस प्रकार से हमें अतीत के बारे में, माने अतीत से हमें जानकारी मिलती है। अतीत के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं, मतलब पढ़ते हैं, तो इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है, उनके नवीन जीवन के बारे में। जैसे पशुपालक हो गया, कृषि हो गया, है ना, शासक हो गया, यानी राजा महाराजा हो गया, कोई व्यापारी है ना, कोई पुरोहित है, कोई गुरु है, कोई शिल्पकार है, या फिर कोई संगीतकार है, या फिर कलाकार है, या कोई भी वैज्ञानिक है। इन सब के जीवन के बारे में जानकारी हमें अतीत से ही प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं इसका किस प्रकार से उद्भव हुआ है। तो सबसे पहला नंबर बात हम ये कहेंगे कि पहले के लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, क्या कि लोग जो है कहाँ रहते थे, लोग रहते थे नर्मदा नदी। सबसे पहले कहाँ रहते थे लोग, नर्मदा नदी पर रहते थे। और क्या करते थे, नर्मदा नदी पर रहते थे। और वहाँ के जो जंगल से जो अच्छे से परिचित थे, वहाँ के लोग क्या थे, जंगल से अच्छे से परिचित होने के कारण वहाँ के कुछ लोग जो होते थे क्या होते थे, कुशल संग्राहक होते। यानी कि कुशल संग्राहक कहने का मतलब अच्छे संग्राहक होते थे, इकट्ठा करने वाले होते थे। तो वहाँ के लोग कैसे खाना खाते थे, कैसे अपने आप को जीवन यापन करते थे, अपने जीवन को किस प्रकार से बचाते थे। तो वहाँ के लोग, उस समय के लोग क्या करते थे कि भोजन के लिए फलों और जड़ों को क्या करते थे, संग्रह करते थे। भोजन के लिए क्या करते थे, फल को और जड़ को संग्रह करते थे। यानी कि फल को, ठीक है, और फल के माने कि किस प्रकार के फल उनके लिए आवश्यक होता था, लाभदायक होता था और स्वास्थ्यवर्धक होता था।
किस प्रकार के पौधों का जड़ उन्हें लाभदायक होता था, उन्हें स्वस्थ रखता था, तो उन्हें अच्छे तरीके से उनको पता होता था। उसके बाद दूसरा वो ये करते थे, शिकार करके वो अपना जीवन यापन करते थे, अपने जीवन को बचाते थे। पहला तो वो लोग होते थे कि फल मूंद खाते थे, जड़ों को खाते थे, दूसरा शिकार करते थे। ठीक है, तो ये इस प्रकार के हो गए। उसके बाद दूसरा नंबर में 800 साल पुराना, माने 800 साल पहले स्त्री पुरुष क्या करते थे, मतलब कि 800 साल पहले सुलेमान और किरथर जो पहाड़ी है, सुलेमान और किरथर पहाड़ी, ये कहाँ है, तो ये नॉर्थ वेस्ट में यानी कि उत्तर पश्चिम में पड़ता है ये। ठीक है, तो वहाँ के स्त्री पुरुष जो होते थे, वहाँ के लोग जो होते थे, वो सबसे पहले क्या करते थे, उन्होंने सबसे पहले फसल उगाई। तो वो कौन सी फसल उगाई, गेहूं और जौ। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल की। उसके बाद भेड़ बकरी और गाय बैल की पालन किया। ठीक है, भेड़ बकरी और गाय बैल का क्या किया, उन्होंने पालन किया, पशुपालन किया। और ये जो लोग रहते थे, सुलेमान और किरथर पहाड़ी के जो लोग होते थे, वो गाँव में रहते थे। कहाँ रहते थे, गाँव में रहते थे। उसके बाद तीसरा नंबर पे आता है कि गारो विंध्य पहाड़ी, जो गारो हिल्स है और विंध्य पहाड़ी है, नहीं, गारो हिल्स जो है नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है और विंध्य पहाड़ी मध्य भारत में सेंट्रल में पड़ता है। तो यहाँ पे इस गारो विंध्य पहाड़ी इस स्थान पे क्या हुआ, यहाँ पे कृषि का विकास हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ। और धीरे धीरे कृषि का विकास होते होते यहाँ पे सबसे पहला फसल जो हुआ वो क्या हुआ, चावल। सबसे पहला फसल कौन सा हुआ, चावल हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं सिंधु नदी का। तो सिंधु नदी 4700 साल पहले, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी, कौन नदी, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी जो है वो 4700 साल पहले यहाँ पे इसका विकास हुआ। और यहाँ पे आरंभिक नगर का विकास हुआ, यानी कि आरंभ में यहाँ पे क्या हो गया, नहर का विकास होने लगा। यानी कि सबसे पहले देखिए, लोग पहले कहाँ रहते थे, गांव में रहते थे। धीरे धीरे इन्होंने क्या करना शुरू किया, फसल करना शुरू किया, माने फसल को उगाना शुरू किया, गाय भैंस को पालना शुरू किया, है ना, गाय बैल को पशुपालन करना शुरू किया। उसके बाद इन्होंने नगरों में रहना शुरू किया, माने कि धीरे धीरे करके वो जो गाँव था क्या बन गया, शहर में परिवर्तित होने लगा, आरंभिक नगर का विकास होने लगा। ठीक है, कब, तो ये 4700 साल पहले। अब बात करते हैं गंगा और सोन नदी, गंगा और उसकी सहायक नदी जो है और सोन नदी है उसके बारे में। तो वहाँ पे 2500 साल पहले क्या हुआ था कि यहाँ पे मगध साम्राज्य का विकास हुआ था। यहीं पे कहाँ पे, गंगा और सोन नदी पे, यहाँ पे जहाँ पे अभी का बिहार है, यानी कि आधुनिक बिहार जिसको बोला जाता है अभी, वहाँ पे 2500 साल पहले मगध साम्राज्य हुआ करता था। वहाँ पे मगध साम्राज्य का विकास हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे किरथर है, किरथर की पहाड़ी, सुलेमान की पहाड़ी। ठीक है, तो यहाँ के लोग, किरथर और सुलेमान के लोग यहाँ के वेस्ट और ईस्ट, हाँ वेस्ट नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में उत्तरी पश्चिमी के लोग क्या करते थे, यहाँ का प्रमुख जो फसल था वो गेहूँ और जौ था। ठीक है, और पशु जो है वो भेड़ बकरी गाय भैंस का पालन करते थे यहाँ के लोग, और गांव में रहा करते थे। किरथर और सुलेमान के जो लोग थे वो गांव में रहते थे। ठीक है, नर्मदा नदी की बात करें तो यहाँ पे नर्मदा नदी आपको दिख रही है। नर्मदा नदी के आसपास के जो लोग होते थे, वहाँ के लोग फलों को इकट्ठा करते थे, पौधे की जड़ों को इकट्ठा करते थे और उसको भोजन करते थे। और दूसरा वो करते थे शिकार। ठीक है, आखेटा करते थे और फिर उसको खाते थे। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगी हिल्स, गारो, खासी, यानी कि यहाँ देखिए गंगा नदी, सोन नदी आपको यहाँ मिल रही है। गंगा सोन नदी यहाँ पे इस बिहार राज्य स्थित है। ठीक है, तो यहीं पे क्या हो गया था, मगध साम्राज्य का विकास हुआ था। कब, तो 2500 साल पहले की बात है। ठीक है, सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी यहाँ पे है। सिंधु नदी
यहाँ पे नगर का विकास होने लगा था। आरंभिक धीरे धीरे करके यहाँ पे नगर बनने लगा था, यानी कि जो गांव था वो धीरे धीरे करके शहर में परिवर्तित होने लगा था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पीपल क्या करते थे, लोग एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करते थे। क्या करते थे, लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करते थे। पीपल ट्रेवल्ड, लोग उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा करते थे और इसमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था लोगों को। वो किस लिए करना पड़ता था, क्योंकि रास्ते में जो हमारा भारत देश है वो भौगोलिक स्थिति इसका बहुत ही विविधतापूर्ण है। इसका उच्चावाच जो है वो बहुत ही विविध है, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की पर्वतें, पहाड़े, जैसे हिमालय जैसे पर्वत हैं, पहाड़ी हैं, नदियाँ हैं, विभिन्न प्रकार की, कई प्रकार की नदियाँ हैं और एक बहुत ही बड़े मात्रा में क्या है, समुद्र की पानी है। माने कि भारत को तीन तरफ से क्या समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, और फिर यहाँ पे रेगिस्तान भी है। तो इन सब की वजह से लोगों को क्या था, यहाँ ट्रैवल करना बहुत ही कठिन होता था। आखिरकार ट्रैवल लोग क्यों करते थे, आखिरकार लोग मूव क्यों करते थे, है ना। यहाँ जैसा कि हम आप देख पा रहे हैं कि लोगों को इस एक महाद्वीप से दूसरे उपमहाद्वीप पर जाने के लिए उनकी बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन लोग आखिरकार इन कठिनाइयों का हिस्सा क्यों बनना चाहते थे, मतलब इन कठिनाइयों को क्यों वो शामिल अपने जीवन में करते थे। लोग तो सुखी संपन्न जीवन बिताना चाहते हैं। अभी के लोग ऐसे हैं कि वो सोचते हैं कि जितना आसान चीज़ें मिले, जितनी हमें आराम मिले वो अच्छी है। लेकिन उस समय के लोग क्यों कठिनाइयों को उठाते थे, क्यों जोखिमों को उठाते थे और इतने सारे कठिनाइयाँ उनको क्यों करना पड़ता था, इतने सारे मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ता था, वो क्यों एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। और तो चलिए इन सब के बारे में हम आगे इस टॉपिक पर बात करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वाई डिड द मूव, लोग मूव क्यों कर रहे थे, लोग यात्रा क्यों कर रहे थे, एक जगह से दूसरे जगह लोग क्यों जा रहे थे। तो इसके कई एक सारे कारण थे, एक जगह से दूसरे जगह जाने का बहुत सारे कारण थे। पहला यह था कि स्त्री पुरुष जो है वो काम काज की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। काम की तलाश में क्या करते थे, एक जगह से वो दूसरी जगह जाते थे। दूसरा ये होता था कि उनकी प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, क्योंकि प्राकृतिक आपदा वो प्रकृति के अनुरूप होता है, वो कब क्या हो जाएगा ये मानव के वश में नहीं है। इसलिए उसको मनुष्य को उस समय जीवन यापन करने के लिए, मान लीजिए कि बाढ़ आ गया तो उस समय क्या फसल बर्बाद हो जाएगा, अगर सूखा पड़ जाएगा तो भी फसल बर्बाद पड़ जाएगा, तो फिर आदमी खाएगा क्या। तो इसके लिए उसको एक जगह से दूसरे जगह क्या करना पड़ता था, मूव करना पड़ता था, यात्रा जाना पड़ता था। ठीक है, तो पहले ये हो गया कि काम की तलाश में उनको बाहर जाना पड़ता था, एक जगह से दूसरे जगह उनको स्थानांतरण होना पड़ता था। दूसरा है कि प्राकृतिक आपदा के कारण उनको बाहर जाना पड़ता था। तीसरा ये है कि लोग जो है बाहर जाते थे इसलिए क्योंकि पहले के लोग सेना के क्षेत्र में विजय हासिल करना चाहते थे, माने दूसरे की भूमि पर दूसरे क्षेत्रों में सेना जो होते थे दूसरे क्षेत्रों में क्या करते थे, विजय हासिल करते थे। ठीक है, तीसरा ये है कि अगर कोई व्यापार है तो अपने सामानों को ढोने के लिए, अपने मूल्यवान वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह माने कि ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए काफ़ी लोग को जहाज़ों से, काफिले से हो या फिर जहाज़ों से हो, इन सभी के माध्यम से उन्होंने अपने मूल्यवान वस्तुओं को, है ना, खरीद बिक्री करने के लिए उनको एक जगह से दूसरे जगह क्या करना होता था, मूव करना होता था। ठीक है, चौथा है कि धार्मिक गुरु भी क्या करते थे, जगह जगह जाते थे, एक गांव जाते थे, रुकते थे और अपना उनका जो शिक्षा होता था वो शिक्षा देते थे, इंस्ट्रक्शन देते थे, सलाह देते थे। ठीक है, वो एक ये हो गया धार्मिक गुरु, यानी कि वो विभिन्न तरीके से एक जगह से दूसरे जगह गए तो उनका जो कल्चर है, उनका जो धर्म का शिक्षा है वो एक जगह से दूसरे जगह परिवर्तित हुई, यानी कि स्थानांतरित हुई। तो इस प्रकार से ये सब जो है
एक प्रकार से विविधता का ही क्या है, रूप है, विविधता का ही एक कारण है। इसी के कारण क्या हुआ, विभिन्न जगहों पर आपको थोड़ी थोड़ी दूर पर विभिन्न प्रकार की बोली, भाषा, राजनीतिक, आर्थिक, है ना, इस प्रकार से धर्म, ये सब देखने को मिलता है। रीति रिवाज, रहन सहन, ये सब देखने को मिलता है। और कुछ लोग ऐसे होते थे जैसे कि वैज्ञानिक हो गए, या फिर इतिहासकार हो गए, या फिर भूगर्भिक वैज्ञानिक हो गए। तो इन सब के कुछ ऐसे लोग हैं जो रोचक स्थानों को ढूंढने के लिए जाते थे, रोचक स्थानों को ढूंढने के लिए जाते थे। तो ये सब मेन कारण है जो आपके एनसीईआरटी की किताब में दी हुई है, जो लोग क्यों एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। ठीक है, और इन सब कारणों की वजह से क्या हुआ कि इन सब कारणों की वजह से लोगों में क्या हो गया कि कल्चर का बदलाव हो गया, एक कल्चर का दूसरे कल्चर में मिक्स हो गया। जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह लोग जाता है तो एक दूसरे का जो कल्चर है वो फिर बदल हो गया, एक दूसरे का खान पान, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, वो क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो इस प्रकार से भी एक विविधता का ये कारण है। ठीक है, तो अब है कि पीपल मूवमेंट, अगर पीपल मूवमेंट करता है तो एनरिचमेंट ऑफ कल्चर, यानी कि कल्चर किस प्रकार से ये होता है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी कि पीपल क्यों मूव। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो भारत देश है, इधर यहाँ पे हिंद महासागर है, और इधर बंगाल की खाड़ी है, और इधर अरब सागर, यानी कि पूरे तीन तरफ से ये समुद्र से घिरा हुआ है। इधर पूरा हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। ठीक है, और इसका आने जाने की जो जगह है, यानी कि अगर बाहर से लोग आते हैं तो भारत में कैसे प्रवेश करेंगे। इनका इधर इतना सारा पहाड़ है कि इधर से प्रवेश करना मुश्किल है। ये प्रकृति का देन है, प्रकृति की सीमा है जो प्रकृति ने निर्माण किया हुआ है भारत का। और इधर पूरा इतना पानी से भरा हुआ है कि इधर भी आसान नहीं है। तो भारत में आने का एकमात्र रास्ता जो था वो नॉर्थ वेस्ट था। क्या था, नॉर्थ वेस्ट था। जो यहाँ पे आपने पहले भी हमने बताया कि किरथर है, सुलेमान है, सिंधु नदी है। तो इधर से ही लोग क्या हुए, भारत में प्रवेश किए। ठीक है, यानी कि फॉरेनर सब, यानी कि अदर कंट्री के लोग भी क्या हुए, भारत में नॉर्थ वेस्ट से ही क्या हुए, प्रवेश किए। और लैंड के माध्यम से वो नॉर्थ वेस्ट में इधर से ही क्या हुए, प्रवेश किए, और अपने कल्चर को भारत में धीरे धीरे करके क्या कर दिए, फैला दिए पूरे भारत में धीरे धीरे करके। और सबसे पहले पहाड़ी, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप का क्या, प्राकृतिक सीमा का क्या करता है, निर्माण करता है। जैसे कि यहाँ पहाड़ी है, पर्वत है और समुद्र है, प्रकृतिक सीमा का निर्माण करता है। और लोगों के लिए इन सब के पास, माने कि लोगों के लिए इन सब प्रकृति सीमाओं को पार करना क्या था, आसान। इसलिए आवागमन में क्या हो गया, आवागमन में हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है उसको समृद्ध किया गया। ठीक है, आवागमन के माध्यम से, यानी आवागमन होने लगा, यानी कि भारत के लोग भी अगर बाहर जाने लगे व्यापार के तौर पर, या फिर व्यापारी के माध्यम से ही अगर भारत में बाहर के लोग आए, तो उनकी बोली, भाषा और उनकी जो इकोनॉमिकल या फिर राजनीतिक जो चीज़ें हैं, जहाँ पे ये तो जाहिर सी बात है कि जहाँ इकोनॉमिकली मजबूत होगा वहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकली परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया, जैसे कि आवागमन हुआ तो हमारी सांस्कृतिक परंपरा में को समृद्ध किया गया। ठीक है, यानी कि इसमें बहुत सारे चीज़ों को समृद्ध किया गया, जिसमें से कई सौ वर्षों से लोग क्या कर रहे थे, पत्थरों को तराश रहे थे, संगीत रचने में लगे हुए थे, और भोजन बनाने के नए नए तरीके, नए नए तकनीकों के बारे में क्या कर रहे थे, एक दूसरे से जानने की प्रयास कर रहे थे, जानने का प्रयत्न करते हैं और विचारों को अपनाते रहे हैं। ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है और आज तक भी क्या है, मौजूद है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्राचीन काल से मौजूद है। जब पीपल मूवमेंट करने लगे तो उन पत्थरों को क्या करने लगे, तराशने लगे, है ना, पत्थरों को तराशने लगे, संगीत की रचना करने लगे,
है ना। और भोजन, सबसे महत्वपूर्ण बात ये, भोजन बनाने के नए नए तरीके, नए नए तकनीकें को अपनाते रहे हैं। ठीक है, जैसे कि भारत में ही आप देख लीजिएगा तो बहुत सारे स्टेट में अलग अलग खाना है, अलग अलग भोजन है और उनके तरीके अलग हैं। ठीक है, जैसे कि साउथ साइड में चल जाइएगा तो साउथ में आपको इडली सांभर डोसा ये सब वहाँ पे फेमस है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ है वो इन्हीं सब यानी कि लोगों का जो स्थानांतरण है, एक जगह से दूसरे जगह जाना और उनके आचार विचार का जब परिवर्तन है, उनके विचार जो है उनको अपनाते रहे हैं एक दूसरे के विचारों को, तो उन्हीं का ये सब क्या है, परिणाम देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला स्लाइड है आपका कि अब है कि देश का नाम यानी कि भारत का नाम जो पड़ा वह कैसे पड़ा। अभी तक भारत का नाम मतलब अभी तक हमने पीपल मूवमेंट और कल्चर तक जो पढ़ा है, और अब क्या है भारत का नाम के बारे में जानेंगे कि भारत का नाम किस प्रकार से पड़ा। ठीक है, तो भारत का नाम दो तरीके से पड़ रहा है। ठीक है, पहला क्या है, इंडिया, पहला इंडिया और दूसरा भारत। तो फिर इंडिया क्या है, भारत क्या है। ठीक है, इंडिया जो है वो, इंडिया जो शब्द है वो इंडस से निकला है। किससे निकला है, ग्रीक वर्ड इंडस जो है, ग्रीक वर्ड, ठीक है, ग्रीक वर्ड इंडस जो है उससे निकला है क्या, इंडिया। ठीक है, इसी को संस्कृत में सिंधु कहते हैं, माने इंडस को संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। और सिंधु को माने कि 2500 वर्ष पूर्व, माने 2500 वर्ष पूर्व नॉर्थ वेस्ट में, है ना, नॉर्थ वेस्ट से जो लोग आए थे यानी कि ईरानी और यूनानी, है ना, इन्होंने सिंधु को क्या कह दिया, यानी ईरानियों ने सिंधु को हिंदोश कह दिया। क्या कह दिया, हिंदोश कह दिया, हिंदोश कह दिया। ठीक है, और यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या कह दिया, इंदोश कह दिया, इंदोश, है ना, इंदोश कह दिया। और इसी के नाम पर इंडिया पड़ गया, इसी के नाम पर क्या पड़ गया, इंडिया पड़ गया। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत का जो नाम है वो, इसका जो नॉर्थ वेस्ट में जो रहने वाले लोग हैं उनके समूह पर पड़ा है ना, नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहने वाले हैं उनके समूह पर भारत का नाम पड़ा है। ठीक है, और इसका जो उल्लेख है हमारे जो प्राचीन वेद है ऋग्वेद, उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले टॉपिक की ओर, कि अतीत के बारे में कैसे जानते हैं। ठीक है, अतीत के बारे में कैसे जानते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से वो रास्ते हैं जिससे हम क्या करते हैं, अतीत के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों 3 तरीके से हम अतीत के बारे में जानते हैं, 3 तरीक़ा से। कौन कौन है वो, तो पहला वो तरीका है कि अतीत में जो भी कोई पुस्तक लिखी गई हो उससे हम अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा अभिलेख से, और तीसरा पुरातत्व से प्राप्त कर सकते हैं। अब सभी के बारे में एक एक करके जानेंगे क्या है। ठीक है, अतीत के बारे में जानने के लिए जो सबसे पहला जो स्रोत हम इसको बोल लेंगे या फिर तरीके बोल लेंगे कि जो अतीत में लिखी गई पुस्तक है, जो अतीत में पुस्तक लिखाती थी पहले वो हाथ से लिखी जाती थी। किससे लिखी जाती थी, हाथ से लिखी हुई पुस्तक होती थी, और हाथ से लिखी हुई होने के कारण ही उसको क्या बोलते थे, पांडुलिपि बोलते थे। क्या बोलते थे, पांडुलिपि, यानी कि पांडुलिपि को इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। मैनु का मतलब क्या होता है, हैंड, यानी कि हाथ से लिखा हुआ पुस्तक। ठीक है, और ये किस प्रकार से लिखा जाता था, तो ये लिखा जाता था तार के पत्ता पर, यानी कि तार पत्र पर। और हिमालय के जो रेंज में होता था एक पौधा जिसका नाम था भुर्ज नामक, यानी भुर्ज नाम होता था पौधा का, उसकी छाल पर लिखा जाता था। ठीक है, और इसमें क्या लिखा जाता था इस पुस्तक में, तो इस पुस्तक में जो धार्मिक मान्यता होती थी उसके बारे में लिखा जाता था, उसके जो व्यवहार होते थे धर्म का उसके बारे में लिखा जाता था, है ना। राजाओं का जो नवीन जीवन होता था, राजा का जो जीवन होता था उसके बारे में, राजा के जीवनी के बारे में लिखा होता था, कुछ औषधि के बारे में लिखा होता था, और विज्ञान के बारे में इस पुस्तक से क्या होता था, पता चलता था।
ठीक है। और ये जो पुस्तक है 3 भाषा में लिखी होती थी। किस भाषा में? 3 भाषा में। पहला है संस्कृत भाषा में लिखी गई, दूसरा प्राकृत भाषा में और तीसरा तमिल भाषा में। ये तीनों भाषा में पुस्तक क्या हो गई? लिखी गई। लेकिन ये जो तार के पत्र पर लिखी हुई होती थी, यानी कि इसको एक प्रकार से कहे तो रॉ मटेरियल, क्योंकि जो तार का पत्ता है वो ख़राब होने वाला है ना, तो उसको क्या हो गई, बहुत सारे ऐसे हो हैं पुस्तक हो गए जो कीड़े मकोड़े उसको खा गए, यानी कि उसको क्या कर दिए, कीड़े मकोड़े खा के उसको ख़राब कर दिए। तो कुछ जानकारी उसमें से क्या हो गई, ख़त्म हो गई, और कुछ जानकारी बची, कुछ पुस्तकें बची जो आपको विहारों में यानी कि संग्रहालय में भी, म्यूजियम में भी देखने को मिलती है। दूसरा आपको यहाँ से पता चलती है अभिलेख से। और अभिलेख कैसे बना होता है? अभिलेख क्या होता है? तो एक हार्ड चीज़ों का बना होता है। ठीक है, अभिलेख जो होता है हार्ड चीज़ें होती हैं, उस पर उत्कीर्ण किया हुआ लेख होता है। जैसे कि ये पत्थर का हो सकता है या फिर धातु का, ये दोनों का हो सकता है। ठीक है, पत्थर का हो या फिर धातु का। उस पर शासक क्या करते थे? अपने आदेशों को क्या करते थे? उत्कीर्ण कराते थे, यानी कि उस पर लिखवाते थे। शासक जो होते थे, जो राजा होते थे, वो अपने आदेश को क्या करते थे? पत्थर पे या फिर धातु पर लिखवाते थे, ताकि जनता जो है या फिर क्या कर सके, जनता हो या फिर उसके दरबारीगण हो, क्या कर सके, उस आदेश को देख सके, पढ़ सके और उसका पालन हो सके, माने पालन कर सके। इसके लिए वो पत्थरों पर क्या करते थे? खुदवाते थे। ठीक है, और दूसरा ये भी किया जाता था कि जो भी लड़ाई होती थी उसमें जो विजय पाया जाता था, ठीक है, तो उस विजय का लेखा जोखा भी इस अभिलेख में किया जाता था। तीसरा है पुरातत्व। तो पुरातत्व में जो होता था पत्थर और ईंट से बनी इमारत के जो अवशेष होते थे और चित्र होते थे, ठीक है, उनकी संग्रह किया जाता था, यानी उनको इकट्ठा किया, यानी कि एक प्रकार से पुरातात्विक जो है इसको कहेंगे, है ना। तो पुरातात्विक उन्हें कहेंगे जो अतीत में जो बनी हुई वस्तु होती थी, जिस भी प्रकार की वस्तुएं अतीत में बनी या उसको प्रयोग में लाई गई, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो उनको पुरातात्विक बोलते हैं। ठीक है, और पुरातात्विक जो होते हैं वो पत्थर और ईंट से जो बनी इमारत होते हैं उसके अवशेष हो, यानी कि उनके जो इमारत के जो बची खुची चीज़ें हैं, है ना, चित्र हैं, मूर्ति हैं, इन सब के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, वे औजारों का भी अध्ययन करते हैं, हथियारों का भी, बर्तन हो, आभूषण हो या सिक्का हो, इन सब को प्राप्त करके क्या करते हैं? उनकी छानबीन करते हैं, जांच करते हैं, खुदाई भी करते हैं। तो ये पुरातात्विक करते हैं। ठीक है, ये पुरातत्व काल में। अब है कि पुरातात्विक जो है जानवरों में जैसे चिड़िया हो गया, मछली हो गया, इन सब की हड्डियाँ को भी क्या करते हैं? ढूंढते हैं, और उनको ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। ठीक है, तो वो हड्डियों से क्या करते थे? पता कर लेते थे कि प्राचीन काल में जो लोग हैं वो क्या खाना पसंद करते थे। तो ये सब जो अवशेष है उनको ये जानने में मदद करता था। पांडुलिपि के बारे में थोड़ा बात करेंगे कि पांडुलिपि जो है वो अभिलेखों और पुरातत्व से जो ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहास ने स्रोत शब्द का क्या किया है? प्रयोग किया। माने कि ये तीन तरीका जो है, अतीत में लिखी गई पुस्तक, अभिलेख और पुरातत्व, ये तीनों तरीका जो है इतिहासकार ने इसको क्या कहा? स्रोत कहा। इन तीनों तरीकों में जो भी ज्ञान, जो भी जानकारी प्राप्त हुई, उन्होंने इतिहासकार ने इसको स्रोत माना है, स्रोत का नाम दिया है। ठीक है, और इतिहासकार ने उन्हें कहेंगे जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसको कहेंगे? तो उसे कहेंगे जो अतीत का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसा कि यहाँ पे पांडुलिपि का हम बात किए थे, तो ये इस प्रकार से देखिए, ये क्या है? ये एक तारपत्र है। ये एक प्रकार का क्या है? तारपत्र है। तो ये जो लिखी हुई है इस तारपत्र पे, ये इसको बोलते हैं क्या? पांडुलिपि। क्या बोलते हैं? पांडुलिपि। अभिलेख की बात करें तो ये अभिलेख पे जो खोदा हुआ है, पत्थरों पे जो जरा हुआ शब्द है, इसको अभिलेख बोलते हैं। इस प्रकार के प्राचीन काल में यानी अतीत में ऐसा
शासक क्या करते थे, राजा क्या करते थे, अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवाते थे। ठीक है। और पुरातात्विक क्या करते थे, तत्वों को खोजते थे, जैसे कि ये मिट्टी का बर्तन हो गया, ये अवशेष है, धातु हो गया। ठीक है। तो इस अवशेषों को क्या करते थे, छानबीन करते थे, खुदाई करते थे, छानबीन करते थे, इसकी जानकारी निकालते थे। तो इस प्रकार से आपका जो ये 6 का चैप्टर 1 था, कब, कहाँ और कैसे, तो आपका ये हो गया ख़त्म। ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो समझ में, या फिर कहीं भी किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसे पूरा डील करने की कोशिश करूँगी और आपको बेहद अच्छे से इसकी जानकारी हो, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारी वीडियो आपको पहुँचती रहे NCERT SCERT से रिलेटेड। ठीक है। और अच्छे तरीके से, अच्छे कंटेंट में। तो धन्यवाद आपका।